अस्सलाम वालेकुम। दानिया बेटा, बाकियों को भी मैसेज ड्रॉप कर दें कि लेक्चर स्टार्ट हो गया, आ जाए हम लोग भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम बच्चों हमने? टॉपिक क्या था हमारा? मैम पिछली बार हमने हिप जॉइंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हिप जॉइंट का क्या पढ़ा था हमने? हिप हिप जॉइंट से रिलेटेड क्या चीजें पढ़ी थी बेटा हमने? मैम हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन पढ़ी थी। ठीक है, और लोड पढ़ा था। ठीक है, हमने उसकी एनाटॉमी पढ़ी थी, काइनेटिक्स पढ़ी थी और काइनेमैटिक्स पढ़ी थी, ऐसे ही। यस मैम।
ठीक है, आज हम हिप जॉइंट को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम आज उसकी एब्नॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे। बेसिकली जो जो हिप इंजरीज आपके हिप जॉइंट के ऊपर पॉसिबल है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो सबसे पहले है वो मसल इंजरी है। मसल इंजरी में क्या है? स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन क्या है? अगर आपका मसल ओवर स्ट्रेच हो जाए और उसकी वजह से टीयर हो जाए तो वो स्ट्रेन है। अब वो जो टीयर है वो डिफरेंट डिग्रीज का होता है। ठीक है, वो लेसर डिग्री का भी हो सकता है, वो सिवियर डिग्री का भी हो सकता है, और उस डिग्री की बेस पे हम इसकी तीन इसको क्लासिफाई करते हैं, तीन बेसिस में। माइल्ड होती माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सिवियर होता है। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट वेट करें हम। बेटा मुझे बताएं, स्क्रीन आप लोग को लेक्चर क्लियरली नजर आ रहा है? यस जो मैम। मैंने लेक्चर शेयर किया है। ठीक है, बस वो शोर बहुत ज्यादा था उस जगह पे जहां मैं थी, तो मैं चेंज कर ली अपनी जगह। जैसे मैं बता रही थी बेटा कि स्ट्रेन है बेसिकली मसल टीयरिंग। ठीक है, यही टीयरिंग अगर लिगामेंट में हो तो हम उसको कहते हैं स्प्रेन। पी से SPR मसल की हो तो वो स्ट्रेन्स कहलाते हैं। ये स्ट्रेन 3 डिग्रीज का होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। अगर मिनिमल डैमेज है मसल फाइबर्स का और उसकी वजह से टेंशन है या डैमेज है तो वो माइल्ड स्ट्रेन होगा। अगर पार्शियल टीयर हो गया है ग्रेड 2 का तो फिर उसको मॉडरेट स्ट्रेन कहेंगे। और अगर ग्रेड 3 का टीयर हो मसल है, मतलब कि पूरा एंड टू एंड टीयर हो जाता है, उसका फाइबर एंड टू एंड टीयर हो जाता है, तो फिर या स्वेयर स्वेलिंग या फिर स्वेयर हमारे पास स्ट्रेन कहलाएगा। अब ये जो स्ट्रेन है ये इसकी वजह से क्या होता है, एक्सटेंसिबिलिटी जो एक मसल की होती है ना वो लॉस्ट हो जाती है। या एक्सटेंसिबिलिटी की उसके अंदर एबिलिटी है वो कम हो जाती है। और ये ज्यादा कॉमन कहाँ पे है? या तो हैमस्ट्रिंग्स में होते हैं या फिर आपके ग्रॉइन के जो मसल्स हैं एडक्टर में, उनमें होता है। मुझे बताएं हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल बॉडी में कहाँ लगता है? ये शोल्डर में होता है। मैम ये बिस्मा बेटा आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ। मैम ये थाई पे होता है। हाँ जी, पोस्टीरियर थाई में। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स पोस्टीरियर थाई में होता है। तो या तो ये उसमें थाई के अंदर जो एडक्टर मसल्स होते हैं, ग्रॉइन के जो मसल्स हैं बेसिकली उनमें होता है। और ये एडक्टर मसल्स में कब होता है? जो एक्सेलरेटिंग स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फुटबॉल की एग्जांपल दी हुई है। अगर वो टांग को पीछे ले जाता है और फिर उसके बाद तो वो अगर एक्सेसिवली पीछे ले जाएगा बहुत ज्यादा तो मसल जो है स्ट्रेन हो सकता है या मसल की टेयरिंग हो सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, पेन आपके सारे मीडियल थाई में होगी और नी तक जाती है पेन इसकी। हिप की मसल इंजरी के बाद हम उसके जो बोन टैर जो होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर्स हैं, उसके ऊपर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, और ट्रोकेंटर्स के ऊपर हमें ये पता है कि बरसा लगा हुआ होता है, अगर उस बरसा की इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो ट्रोकेंटर बरसा की हो तो फिर हम उसको कहते हैं ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। ITI स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। और किसकी इन्फ्लेमेशन? बरसा की। कौन सा बरसा? जो ट्रोकेंटर के ऊपर लगा हुआ है, और ज्यादातर ये फीमेल्स में कॉमन होता है। और इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आती हैं? जो आपका IT बैंड है जो लैटरल साइड पे लगा हुआ होता है वो बहुत टाइट हो जाता है। अगर आप
फॉर एग्जाम्पल मुझे राइट साइड का अगर ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है और मैं सोने के लिए राइट साइड पे ही करवट लूंगी तो मुझे बहुत पेन होगी। यही पेन मेरी लंबर रीजन में भी जाएगी, और इसी अगर मैं पल्पेट करूं या मेरा मतलब कि फिजिशियन पल्पेट करेगा तो मुझे उस जगह पे पेन बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ना वहाँ पे, पेन बहुत ज्यादा होगी। और स्पेशली अगर सीढ़ियाँ चढ़नी है मैंने, क्योंकि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सिर्फ फ्लेक्शन नहीं होती है आपके हिप पे, आप थोड़ी सी लैटरल रोटेशन भी होती है। तो ये IT बैंड वगैरह जो है फिर इनके ऊपर स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से पेन जो है वो रिप्रोड्यूस होती है दोबारा। तीसरी कंडीशन मसल की है जनाब कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या है, इसको आम अल्फाज में कहते हैं नील पड़ गया, ठीक है। और ये कैसे होता है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई मतलब कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में कोई चीज लगी है और उसकी वजह से जो सब क्यूटेनियस आपकी वेसल्स हैं वो ब्रेक करती हैं और ब्लड लीक होता है। जैसे ही वो पुराना होता है ब्लड की जो कलर है वो चेंज होके ब्लू या पर्पलिश हो जाता है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जी नील पड़ गया यहाँ पे। कंट्यूजन की 3 ग्रेड्स हैं हमारे पास। मिनिमल डिस्कम्फर्ट है, और अगर मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो वो ग्रेड 1 का कंट्यूजन है। अगर पेनफुल ज्यादा है और आप एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट उसके ऊपर नहीं कर पा रही, तो वो ग्रेड 2 का कंट्यूजन है। और अगर पेन भी बहुत ज्यादा है, वहां पे स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा है और नील भी बहुत एक्सटेंसिव पड़ा हुआ है, ब्लीड है, तो फिर वो ग्रेड 3 का कंट्यूजन कहलाएगा। यही कंट्यूजन अगर आपके लैटरल हिप पे हो जाए, मतलब कि आपका जो इलियम होती है उसके ऊपर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हिप पॉइंटर सिंड्रोम। है कंट्यूजन ही, लेकिन कंट्यूजन इज नोन एज हिप पॉइंटर। होता क्यों है, या तो आप इस तरह गिरे कि कोई चीज डायरेक्ट आपके है और जिस साइड उस साइड पे फ्लेक्शन हुई भी होती है। मैम जो आपने पहले बोला था वो बोलते हैं आपकी बहुत डिस्टॉर्ट हुई थी आवाज। बेटा कौन से वाला? आप जो पहले बता रही थी अबाउट दिस, वो आपकी डिस्टॉर्ट हुई थी, लाइक 1-2 मिनट आवाज नहीं आई थी। ये पूछ रहे हो? जी मैम। अच्छा मैं बता देती हूँ दोबारा। बेटा कंट्यूजन तक तो समझ आ गई ना आपको कि कंट्यूजन क्या होता है? जी मैम वो समझ आ गई है। ठीक है। यही कंट्यूजन अगर आपके इलियक क्रेस्ट के ऊपर होती है तो अब इसको हिप पॉइंटर मैम आपकी आवाज फिर से डिस्टॉर्ट हो रही है, समझ नहीं आ रही। डिस्टॉर्ट होनी तो नहीं चाहिए बेटा, सबको डिस्टॉर्ट हो रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नो मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है। नो मैम क्लियर आ रही है बस। नगीना बेटा मैंने जो अभी हिप पॉइंटर सिंड्रोम बताया, या जुनेद जो मैंने अभी हिप पॉइंटर सिंड्रोम बताया, उसमें से कुछ भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ? नो मैम कुछ भी नहीं हुआ। नो मैम अभी भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा। अच्छा तो आमना बेटा मैम देखो आप अभी जब मैं अभी मैम क्लियर आ जहाँ रही? से मैम जहाँ मैम से आपने जिनका इशू बताया आ ना रहा है कि ना वो लीव तरफ करके को आप दोबारा लोग ज्वाइन कर मतलब लें ये पहले। क्रेस्ट की साइड पे गिरे हैं तो जो होता है वहां से जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो गई है। ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज? मैं दोबारा बता देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मैम यस अब आ मैम रही आप है। क्लियर है। ठीक ठीक है मैं बता देती हूँ। बेटा मैं सिर्फ ये बता रही थी कि कंफ्यूजन अगर इलियक क्रेस्ट पे हो तो वो हिप पॉइंटर सिंड्रोम कहलाता है। और वो होता क्यों है, या तो आप इस तरह गिरे कि आपके डायरेक्ट इलियक क्रेस्ट के ऊपर इंजरी हो, नील पड़ जाए, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है डिफरेंट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, जैसे रग्बी है, आपको साइड से आके किसी प्लेयर ने हिट किया है और इतनी जोर के हिट किया है साइड पे इंजरी हुई है, उस साइड पे झुका हुआ होता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्रूजिंग, क्योंकि है कंट्यूजन तो ब्रूजिंग तो होगी वहां पे। और इसके अलावा जो आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो स्पाज्म में चले जाते हैं, मतलब कि ये इंजरी थोड़ी सी सिवियर है। उसके बाद हम आते हैं एक और इंजरी
ऑसिफिकेंस क्या होता है कि अगर आपके क्वाड्रिसेप्स में कंट्यूजन हो जाए, क्वाड्रिसेप्स कहाँ होते हैं आपके, अगर उनमें कंट्यूजन हो जाए और उसका ट्रीटमेंट ना ठीक हो, मतलब कि उस जगह कंट्यूजन को कभी भी मसाज नहीं करते हैं वहां पे, अगर वहां पे मसाज कर दिया गया है या स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा दी गई है या हीट अप्लाई की गई है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि उस मसल के अंदर बोन डेवलप हो जाती है। और बोन क्यों डेवलप होती है? बिकॉज ऑफ द कैल्सिफिकेशन। बोन मतलब कि वो अननेसेसरी बोन फॉर्मेशन है जो कि उस मसल में हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उस मसल की कंट्यूजन के बाद हमने मसाज किया था या हीट दे दी थी या एक्सेसिव स्ट्रेचिंग दी थी, और अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक ना हो तो उस जगह पे जो बोन फॉर्मेशन हो जाती है उसको कहते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। अगर वो ज्यादा एबनॉर्मल है तो उसको एक्सरसाइज किया जाता है सर्जरी करके, अगर वो थोड़ी सी लेस सिवियर है तो उसको उसी जगह पे पड़े रहने देते हैं, वो खुद ही ठीक हो जाता है बाद में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्नैपिंग हिप सिंड्रोम। स्नैपिंग हिप सिंड्रोम को, इसका एक दूसरा नाम है कॉक्सा सेल्टन्स। इसकी दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस मसल की स्नैपिंग हो रही है। उसको इंटरनल कॉक्सा सेल्टन्स भी कहते हैं और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल कौन सा? अगर हिप जॉइंट के एक्सटर्नल मसल जो कि आईटीबी की हम बात करेंगे, ग्लूटियस मैक्सिमस या ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर, बेसिकली कॉक्सा सेल्टन्स क्या होता है या स्नैपिंग क्या होती है? मसल्स आपके जो स्पेशली जो टू जॉइंट मसल्स होते हैं वो डिफरेंट बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर से गुजर के जा रहे होते हैं। अगर वो ड्यूरिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे उन्होंने उस बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर बार बार मूव करना है। अगर वो मूवमेंट की वजह से वहां पे रगड़ खाते हैं, मतलब कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से एक आवाज क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं ये स्नैपिंग हुई है। अगर वो स्नैपिंग हो आईटीबी की, इलियोटिबियल बैंड की, इंटीरियर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस के ऊपर, तो चूंकि ये हिप जॉइंट के बाहर लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं ये एक्सटर्नल कॉक्सा सेल्टन्स है। लेकिन अगर स्नैपिंग आपके इलियोसॉस की हो जो कि आपके हिप जॉइंट के अंदर है, मतलब कि इंटरनल कॉक्सा सेल्टन्स है। दोनों स्नैपिंग, दोनों में क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, थोड़े से डिस्कम्फर्ट भी होती है, लेकिन इंटरनल इलियोसॉस मसल को कहते हैं और एक्सटर्नल आईटीबी को कहते हैं। इंटरनल इलियोसॉस को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेल्विस के दरमियान से गुजर के जा रहा है। ये कहते हैं क्योंकि ये हिप जॉइंट के बाहर लगा हुआ है। और उसके बाद कंडीशन है हमारे पास ऑस्टाइटिस प्यूबिस। बेसिकली आईटीआईएस से दोबारा यकीनन इन्फ्लेमेशन होगी। किसकी इन्फ्लेमेशन है? आपकी जो प्यूबिक सिम्फिसिस है उसकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर हो तो फिर उसको ऑस्टाइटिस प्यूबिस कहते हैं। और ये होता कब है? अगर प्रोस्टेट का या ब्लैडर का कोई ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे जो मसल्स अटैच होते हैं उनकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम ऑस्टाइटिस प्यूबिस कहते हैं। इसकी वजह से सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस? पेन होती है और ग्रोइंग में पेन होती है और आपके एब्डोमिनल मसल्स या जो एडक्टर मसल्स हैं वो स्पाज्म में चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है जनाब पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है कि आपके ग्लूटियल रीजन में लगा हुआ है, ठीक है, पोस्टीरियर, और ये लैटरल रोटेशन करवाता है और इसके नीचे से एक नर्व गुजरती है। कौन सी नर्व गुजरती है पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से? शैटिक नर्व मैम। वेरी गुड, बिल्कुल, शैटिक नर्व गुजरती है। अगर ये मसल हो जाए टाइट, ठीक है, किसी भी वजह से, तो इसकी टाइटनेस की वजह से जो शैटिक नर्व है वो कंप्रेस होती है। शैटिक नर्व कंप्रेस होगी तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी। क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले पेन होगी। किस जगह पे पेन होगी? जिस जगह पे शैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और क्या है? जब वो वॉक करेगा तो उसके साथ उसको दर्द होगा, जब वो सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसको दर्द होगा, अगर उसकी ट्रंक की रोटेशन होगी, जब जब ये मसल मूव करेगा तब तब आपकी ये सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होंगी। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है मेराल्गिया पारस्थेटिक का। होता क्या है? आपकी लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व है, उसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच है अगर वो किसी जगह पे एंट्रैप हो जाए, ठीक है, तो क्योंकि ये सेंसरी है, सुपरफिशियल ब्रांच है, तो इसकी एंट्रैपमेंट की वजह से सेंसरी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। पारेस्थीसिया हो जाता है आपके लैटरल थाई पे। लैटरल थाई मतलब कि आउटवर्ड, आपके जो थाई का जो बाहर वाला एरिया है, जहां जहां ये नर्व्स उसकी सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाई करती है, वहां वहां पे आपको सेंसेशन लॉस या पारेस्थीसिया हो जाएगा वहां पे। तो इसको हम कैजुअली रेफर करते हैं मेराल्गिया पारस्थेटिका से, ठीक है। ये आपकी हिप की कंडीशंस थी, इसमें नर्वस डिसऑर्डर्स भी थे, इसमें मसल डिसऑर्डर्स भी थे,
इसमें बोनी डिसऑर्डर्स भी थे, है बेसिकली टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन सी। मसल इन्फ्लेमेशन है, आपके बरसा की इन्फ्लेमेशन है, कंट्यूजन थी। फिर कंट्यूजन अगर आपके इलियक क्रेस्ट के ऊपर हो तो उसको हिप पॉइंटर सिंड्रोम कहते हैं। अगर यही कंट्यूजन आपके क्वाड्रिसेप्स मसल के ऊपर हो और उसके बाद उसकी गलत ट्रीटमेंट की वजह से वहां पे बोन फॉर्मेशन हो जाए तो उसको मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कहते हैं। अगर आपके मसल किसी बोनी प्रोमिनेंस के साथ बार बार क्लिकिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको स्नैपिंग हिप सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपकी प्यूबिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो, अगर आपके पेरिफॉर्मिस के नीचे नर्व शैटिक नर्व कंप्रेस हो जाए तो वो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। और अगर आपकी लैटरल फीमरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की सुपरफिशियल ब्रांच की कहीं पे कंप्रेशन हो जाए तो उसकी वजह पारस्थेटिक का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी, इनका जितना ठीक है। आपके मैंने प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स डाल दिए बेटा एलएमएस के ऊपर, क्या आप लोगों ने देखे? नो मैम। आप लोग वो देख लें अनाउंसमेंट के अंदर। अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट का पोर्शन है उसके अंदर मैंने आपके, ठीक है, टॉपिक्स डाल दिए हैं, आप वहाँ पे देख लें। आपके नाम आईडीज के साथ आपके टॉपिक्स हैं। आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, 8 to 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने कंसाइज करके टॉपिक को समझाना है। और स्लाइड्स आपने कितनी बनानी है? 5 to 8 स्लाइड्स, मतलब कि 5 स्लाइड से कम ना प्रेजेंटेशन बनानी है आपने, और साथ उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन बनानी है। मतलब कि मुझे पीपीटी भी आनी चाहिए और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग भी आनी चाहिए। अगर आप एट द सेम टाइम रिकॉर्ड और एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप पीपीटी और उसको सामने कैमरा रख के और उस पीपीटी को डिलीवर करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें। लेकिन कीप इन माइंड टाइम लिमिट बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा है, आराम से चिल होके बनाएं। मैं इसकी, ठीक है, कोई क्वेश्चन? मैम दोबारा बता दें कि कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, आपकी जो आवाज है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा बेटा, वीडियो आप जैसे मैं जूम पे आपको लेक्चर देती हूँ, इसमें मेरी आवाज एक्सप्लेनेशन भी रिकॉर्ड हो जाती है और साथ मेरी पीपीटी भी रिकॉर्ड हो जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप पीपीटी अलग बना के मुझे पीपीटी आपने फिर भी भेजनी है। आप जैसे भी वीडियो बनाएंगे पीपीटी आपने मुझे लाजमी भेजनी है। दूसरी तरह रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, आप लैपटॉप सामने रखें और मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके सामने रखते हैं और अपने लैपटॉप से एक्सप्लेन करते जाएं पीपीटी के थ्रू। वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप मुझे भिजवा दें, ईमेल कर दें आप लोग मुझे, ठीक है? ओके एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम जो आज लेक्चर पढ़ा है वो एलएमएस पे अपलोड कर दें। मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने गलत फाइल अपलोड की, मैं अभी उसको ठीक कर देती यस मैम, वो मैंने अभी चेक किया है, वो लेक्चर 14 आपने दोबारा से हूँ। अपलोड कर हाँ दिया। हाँ, वो दोबारा कर दिया, मैं ये कर देती हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जी मैम। यू वेलकम। और कोई क्वेश्चन बेटा? अच्छा बेटा, मिड टर्म्स आपके इंशाल्लाह ऑन कैंपस होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। आपके एमसीक्यूज होंगे और ऑन कैंपस एग्जाम में एमसीक्यूज होंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, फर्स्ट 10 लेक्चर्स आपके इंक्लूडेड हैं, बस उसको तसल्ली से पढ़ें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? बहुत मैम ज्यादा कब इजी होगा? भी बेटा, इंशाल्लाह आपको आज या कल डेट शीट आ जाएगी। 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, उसके दरमियान कहीं फॉल करेगा। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, स्पेशल कोर्स, इसमें सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं, तो इसका क्लैश भी आ सकता है आप लोगों का किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ। अगर आपका किसी सब्जेक्ट के साथ क्लैश आ रहा है तो फिर आपको बैक टू बैक पेपर देना पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स नहीं है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर किया गया है। और इसमें चूंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपका तो क्लैश इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी का आ रहा है तो वो बैक टू बैक एग्जाम देगा, ठीक है? लेकिन पहले डेट शीट देख ले, हो सकता है ना ही हो, अल्लाह करे ना हो कोई मैम क्लैश। वैसे आप मैम पहला पेपर कौन सा हो सकता है? बेटा आपको डेट शीट आ जाएगी, मुझे अब याद
तो नहीं है ना सारी डिशें, आपको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आ जाएगी, आज या कल इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, ओके मैम। चले मैं लेक्चर एंड करूं बस। यस मैम। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।